हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे किलर बैच के अंदर इंग्लिश के अंदर एक और नया चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग योर एनी मोर टाइम। देखिए, चैप्टर की शुरुआत होती है, जो चैप्टर शुरुआत होती है कहाँ से होती है? इवेंट से। किस इवेंट से शुरुआत होती है? ईयर 1757 से शुरुआत हुई। जो कहानी है इस चैप्टर की, ये 1757 से शुरुआत होती है, जब ब्रिटिश इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लीड कर रहे थे। उनके पास, ब्रिटिशर्स के पास अपने सुपेरियर आर्म्स, ये जो आर्म्स का मतलब यहाँ क्या है? ये आर्म्स का मतलब, यहाँ आर्म्स का मतलब है आर्मी। जो आर्मी फोर्स थी उनके पास, सुपेरियर आर्मी फोर्स थी उनके पास अपनी एम्यूनिशंस थी, अपनी इंस्टीट्यूशंस थी, उनके पास अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। और दूसरी तरफ जो इंडियन स्टेट्स थी जहाँ पर जो प्रिंसेस थे उन्हें शॉर्ट साइटेड किया जा रहा था और उनको बिजी किया जा रहा था, आप एक दूसरे के साथ लड़ो। मान लो ये राजस्थान का किंगडम है, ये पंजाब का किंगडम है। राजस्थान के प्रिंस पंजाब के प्रिंस के साथ लड़ रहे थे, ये दूसरे एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। उनको यह नहीं पता चल रहा था कि ब्रिटिशर्स राज कर जाएंगे। यानी ब्रिटिशर्स की यह कोशिश थी कि इंडियन लोग एक दूसरे से लड़ते रहें और हम वहाँ आकर सुपेरियर बन जाए और उनके ऊपर डिफेट कर दे, उनको हरा दे। देखिए, मान लो राजस्थान के लोग अगर पंजाब से लड़ेंगे और पंजाब के लोग राजस्थान में लड़ेंगे तो राजस्थान का भी यहाँ पर हानि है, पंजाब के लोग का भी हानि है। दोनों को कुछ ना कुछ अपने रिसोर्सेज खोना पड़ रहा है, तो इससे रिसोर्सेज की कमी हो रही है, इससे लोग इंजूर्ड हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो मतलब हमने जो सामान यूज़ कर लिया, युद्ध में यूज़ कर लिया, और नहीं बचेंगे, तो बचे हुए सामान नहीं बचेंगे ब्रिटिशर के साथ लड़ने में। तो ब्रिटिशर को वहाँ एक प्लस पॉइंट मिल रहा है कि वो इसी प्रकार से जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया में, उनको आपस में ही लड़ा देंगे और खुद क्या करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे, टेरिटोरी बना के चले जाएंगे। दे लैक्ड यूनिटी। इंडिया में क्या होने लगा, इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे, प्रिंसेस नहीं प्रिंस थे, सॉरी मैंने प्रिंसेस कह दिया, जो प्रिंस थे या फिर जो किंग्स के जो किंगडम्स थे, वो आपस में ही लड़ने लगे। इंडियन के स्टेट्स जैसे कि उड़ीसा के लोग बिहार से लड़ने लगे, बिहार के लोग झारखंड से लड़ने लगे, झारखंड के लोग अरुणाचल प्रदेश से लड़ने लगे। यानी आपस में, यानी देश के अंदर ही में आपस से ही लड़ना, देश के अंदर में ही आपस में लड़ना। तो इससे क्या हुआ, यूनिटी खत्म हो गई। इससे क्या हुआ, दे लैक्ड यूनिटी, एकता खत्म हो गई भारत के राज्यों के अंदर, किंगडम्स के अंदर। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ बताइए भाई साहब, इससे क्या हुआ? देखिए, मान लो राजस्थान के लोग पंजाब से लड़े, पंजाब के लोग राजस्थान से लड़े। मान के चलिए राजस्थान के लोगों ने, मान लो, ये नहीं कह रहे, मान लो, इसको छोड़ दिए भाई साहब, मान लो एक स्टेट ए है इंडिया में और एक स्टेट बी है। स्टेट ए ने बी के ऊपर, इसको समझाते हैं एग्जांपल देख के आपको। देखिए, मान लो एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है इंडिया के अंदर। क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, ये इससे लड़ रहे हैं, ये किससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है, ये आपस में ही लड़ते जा रहे हैं, आपस में ही लड़ते जा रहे हैं। ये इससे ए बी से लड़ रहा है, बी इससे लड़ रहा है। इससे क्या, इससे रिसोर्सेज की कमी आएगी, इससे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी आएगी, इससे लोग ज़्यादा इंजूरिनेशन ऑफ पीपल्स बढ़ेगा। देखिए, युद्ध में लेने के लिए लोगों को खाना पीना हर चीज़ चाहिए, खाना पीना भी बढ़ेगा भाई, फूड रिसोर्सेज चाहिए, शेल्टर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मान लो एक समय ऐसा आया, मान लो एक समय ऐसा आया, जो बी वाले हैं, जो बी वाले हैं, मान लो समय ऐसा आया कि जो बी वाले हैं, जो बी वाले हैं, ये हारने लगे, ये धीरे धीरे हारने लगे, किससे, ए से। तो तभी ये जो बी वाले थे, इन्होंने क्या किया, चालाकी से इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प ले ली, इन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प ले ली।
जब बी वालों ने ब्रिटिशर्स की हेल्प कर ली, ले ली, तो ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल गया इंडिया में आने के लिए। और धीरे धीरे बी के भरोसे वो धीरे धीरे क्या होंगे, देखिए ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल थे, वो बहुत मॉडर्न टेक्निक्स के चीज़ों को यूज़ करते थे वॉर्स के अंदर। तो क्या हो, ब्रिटिशर्स ने बी का साथ दिया जिस प्रकार से, तो बी तो क्या हुई, एक कठपुतली हो गई, बी तो एक पपेट हो गई ना। बी की जो राज्य है, बी की जो सरकार है, वो तो जो राजा है वो तो एक पपेट सरकार बन गई, पपेट राजा बन गया। किसके तहत, ब्रिटिशर्स के तहत। क्लियर। तो क्या होगा, ये ब्रिटिशर्स ने इनके भरोसे क्या किया, इनके भरोसे क्या किया, इंडिया में आए, इनको पपेट सरकार बना दी, पपेट राजा बना दिए, और ए को हरा दिया, ए को हरा दिया। ए को जिस प्रकार से हरा दिया, तो ए का जो एरिया था, ए के जो हर चीज़ थे वो ब्रिटिशर्स के पास चले गई, बी की हर चीज़ ब्रिटिशर के पास चली गई। तो ओवरऑल इस प्रकार से जो डिफरेंट, देखे ये तो मैंने दो राज्यों को एग्जाम्पल लेके, इस प्रकार से इंडिया में उस समय कितने स्टेट्स थे पता नहीं थे, उस समय इंडिया में 30 या 31 या फिर 28 29 इस प्रकार से स्टेट्स थे। और वो स्टेट्स आपस, जो किंगडम्स थे, उस समय तो स्टेट नहीं था, उस समय किंगडम्स थे, जो किंगडम्स थे वो इस प्रकार से आपस में लड़ने लगे। जो किंगडम्स थोड़ा हार मान जाते थे, थोड़ा दूसरे किंगडम से लड़ते थे, जब दो एक किंगडम अगर मान लो थोड़ा सा हार मान जाता था, तो वहीं ब्रिटिशर उनकी हेल्प करते थे। तो ब्रिटिशर जब उनकी हेल्प करते थे तो क्या होता था, इससे यह होता था कि जो दूसरे लोग हैं उनको तो हरा देते थे ब्रिटिशर के साथ मिलकर, और खुद एक कठपुतली बन जाते थे। इस प्रकार का जो षड्यंत्र है जो कि ब्रिटिशर्स ने रचा था, और इस प्रकार से उन्होंने पूरे इंडिया में हर एक राज्य को आपस में लड़ा दिया और उनको अंदर एकता को ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से धस नहस कर दिया। और इससे क्या हुआ, हम लोग हार गए उनसे, हम लोग उनसे हार गए। तो इससे क्या, जो किंगडम हार मानती थी वो ब्रिटिशर्स की हेल्प लेती थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका पूरा एडवांटेज होता था। और जो ब्रिटिश थी वो क्या फॉलो करती थी, ब्रिटिश एक रूल पे फॉलो करती थी, ब्रिटिशर्स एक रूल को फॉलो करते थे, डिवाइड एंड रूल, बांट दो और उनमें रू राज करो। यानी यहाँ पर 10 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, ब्रिटिशर्स क्या करती थी, 10,000 लोगों को काट देती थी, इन 10,000 लोगों को बांट देती थी 10-10 के ग्रुप में, और हर किसी को डिवाइड कर देती थी उनके कास्ट, क्रीड, यानी रिलीजियन, उनके लेवल ऑफ अर्निंग, हर चीज़ के बेसिस पे उनको डिवाइड करती थी, उनको रूल करती थी। यानी बांट दो राज करो, बांट दो राज करो, बांट दो राज, डिवाइड एंड रूल का खेल चल रहा था। ब्रिटिशर डिवाइड और रूल के खेल में ज़्यादा मानते थे। उनको लगता था कि वो लोगों को बांट देंगे हर एक चीज़ के बेसिस पर, जिनसे उनके अंदर यूनिटी की कमी आ जाएगी और उनके ऊपर वो राज कर देंगे। वो ऑल्सो सबड्यूटेड द प्रिंसेस बार बार निकाला, प्रिंसेस जो प्रिंस थे, यानी जो किंग्स थे, बेसिकली जो किंग्स थे, उनकी जो किंगडम्स थी, उन किंगडम्स को उन्होंने, जो राजा थे उनको हरा दिया। कुछ लोग तो ऐसे थे जो उन्होंने ब्रिटिश का फेवर करना शुरू कर दिया, कहा कि ब्रिटिशर्स भाई अच्छे हैं, और किन्होंने नहीं किया। जो टीपू सुल्तान थे जो मैसूर के टीपू सुल्तान थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो मर गए। कब, 1799 में, जब उन्होंने 4th एंग्लो मैसूरी वार लड़े थे, तो उस समय वो मर गए थे। यानी ये इस वॉर के दौरान एंग्लो मैसूर 4th वार, जो एंग्लो मैसूर का 4th वार था 1799 में होता, उस समय मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे वो तब मर गए थे, बट उन्होंने ब्रिटिशर को हराने की बहुत कोशिश की थी। देखिए जो चैप्टर है ये डिस्क्राइब फर्दर क्या डिस्क्राइब करती है, जो चैप्टर डिस्क्राइब करता है सोशल फैब्रिक के बारे में। सोशल फैब्रिक कहाँ, कब से कब, 1765 से लेकर 1836। देखिए हमारे सोसाइटी में बहुत सारे इविल प्रैक्टिस होती थी, जिस प्रकार से अनटचेबिलिटी, छुआछूत, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, सती प्रथा जो उस समय बहुत फेमस था, जो कि इन सभी को क्या हुआ, इन सभी चीज़ों को प्रेज किया गया, इन मुद्दों को उठाया गया, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा और जो चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, इन सभी जो मुद्दा को उठाया गया, प्रेज किया गया। जो रिलीजियस रीडर्स थे,
जो ब्रिटिश डिस्टेंड द इंडियंस एंड द प्रोसेस इंडियन लॉज द सेल्फ रेस्पेक्ट। देखिए ब्रिटिशर्स इंडिया को मानहानि करते थे, बहुत उनके साथ बहुत क्या करते थे, रूल रेगुलेशन लगाते थे, बहुत सारे ऑपरेशंस ऑपरेस करते थे, उनके ऊपर ऑपरेशंस करते थे, और जिससे इंडियंस को अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में लॉस्ट आने लगी। ब्रिटिशर्स फार्मर्स के ऊपर हेवी टैक्स लगाते थे। पेड़ के जो थंब होते हैं, दे ऑल्सो कॉल्ड द थंब ऑफ द एक्सपर्ट आर्टिशंस। जो एक्सपर्ट आर्टिशंस कौन होते हैं? जो देखिए आपने सुना होगा, जो आर्टिशंस होते हैं, जो बेसिकली जो पोर्टर्स होते हैं, बेसिकली आप आर्टिशंस को मान सकते हो जो कलाकारी करते हैं। जो आर्टिशंस जो कलाकारी करते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े मूर्ति बनाते हैं, उनके जो थंब है, जो उनका जो अंगूठा है, उनके अंगूठे को काट दिया। जो अच्छे अच्छे मूर्ति बनाते थे, अच्छे अच्छे चित्र करते थे, अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उनके जो अंगूठा थे उसको काट दिया, क्योंकि वो इस प्रकार से चित्र ना बना सके, जिस प्रकार से वो लोगों को ना बता सके कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, इसलिए उनके अंगूठा को काट देते थे, जो एक्सपर्ट आर्टिसंस थे। देखिए कितना खराब चीज़ कर रहे हैं ब्रिटिशर हमारे साथ, कितना कितना दबाव दे हमें, कितना दबा रहे हैं, समझ रहे हो। द इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड वर टैक्स फ्री। जो इम्पोर्ट्स आ रही थी इंग्लैंड से, जो चीज़ें इंग्लैंड से भारत आ रही थी, इंडिया आ रही थी, वो टैक्स फ्री था। देखिए जो ब्रिटिशर्स का जो मेन मोटिव है वो क्या था, उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और उनके जो पैसा है, उनका जो वेल्थ है, उनका जो संपत्ति है, उसको किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पे बढ़ाना ही है उनको। 1772 और 1783 के दौरान जो राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने अपने कुछ एफर्ट्स लगाए थे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, यानी बदलने के लिए, उन्होंने ब्राह्मो समाज की शुरुआत की थी, जो कि बहुत सारे प्रोपागेटेड आइडियाज़ को मेन टीचिंग देता था। ये कुछ मेन मुद्दों पे टीच करते थे, और बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बारे में बताते थे, और रिलीजन्स के बारे में, हर प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, हर रिलीजन के प्रिंसिपल, उनकी मेन टीचिंग को ये बताते थे। उन्होंने एक न्यूज़पेपर को इंडिया में शुरुआत किया था, जिसमें वो बहुत सारे इविल प्रैक्टिस के अगेंस्ट लिखते थे, जैसे कि सती प्रथा के बारे में, पॉलीगैमी के बारे में, चाइल्ड मैरिज के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में। उन्होंने सती प्रथा को अबोलिश करने में बहुत मेजर रोल है उनका। जो सती प्रथा ख़त्म हुआ, जो सती प्रथा को पूरी तरह से अबोलिश करने में किसका हाथ है? राजा राम मोहन रॉय का। उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरुआत की जहाँ पर इन मुद्दों के बारे में, पॉलीगैमी क्या होता है? एक से ज़्यादा शादी करना। आजकल हम कितने लोग, आजकल एक मर्द एक ही स्त्री रख सकता है, आजकल एक आदमी एक ही पत्नी रख सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? ओनली वन मैरिज। पर पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा पत्नी रखना या एक से ज़्यादा स्त्री को विवाह करना, पॉलीगैमी के बारे में लिखा गया था। चाइल्ड मैरिज के बारे में लिखा गया था, कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा गया था, इन सभी को बारे में लिखा गया था उनके जो न्यूज़पेपर के अंदर। 1888 में ब्रिटिशर्स ने एक थर्ड रेगुलेशन एक्ट को पास किया। इसके अनुसार जो इंडियंस है उनको पूरी जेल भेजा जाएगा, इंडियंस को जेल भेजा जाएगा विदाउट एनी ट्रायल इन कोर्ट। देखिए आजकल क्या होता है, जब आपको जेल लिया जाता है या फिर उससे पहले आपके ऊपर मुकदमा चलता है, यानी आपके ऊपर ट्रायल चलता है, आपके ऊपर मुकदमा चलता है, कहाँ पर? कोर्ट के ऊपर। कोर्ट के ऊपर आपका ट्रायल लगता है, यानी आपके ऊपर चर्चा होती है, आपका लॉयर आता है, किसी और का लॉयर आता है, यहाँ पर चलता है, डिस्कशन चलता है, क्या आप सही में आपने चोरी की है या नहीं की है। बट उस समय ब्रिटिशर्स ने एक रेगुलेशन एक्ट को पास कर दिया था, जिस समय क्या होता था, आपके ऊपर विदाउट एनी ट्रायल, यानी आपको कोर्ट कचहरी विदाउट जाना नहीं पड़ेगा, आपको कोर्ट कचहरी बिना ही कराए आपको डायरेक्ट भेज देंगे जेल को, विदाउट एनी ट्रायल, बिना साबित किए कि आपने कुछ किया है ब्रिटिशर के खिलाफ। वो डायरेक्ट, अगर ब्रिटिशर को शक होता है आपके ऊपर तो वो डायरेक्ट आपको जेल भेज सकते हैं इस एक्ट के अनुसार। ये जो ऑपरेशंस के जो ऑपरेसिव जो फेज़ हैं, ये जो ऑपरेसिव फेज़ है, जो ऑपरेस की जो फेज़ है, इंडियंस के द्वारा बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1829 आते आते जो वैल्यू है ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स की, जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स, ब्रिटिशर इतने एक्सपोर्ट, देखिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरह से खोखला कर दिया था उस समय। जितने कोल थे, जितने कोयले थे, जितने स्टील थे, जितने
गोल्ड थे, जितने प्लैटिनम थे, हर चीज़ को वो खोद खोद के एक्सपोर्ट करते थे बाहर के राज्यों में। वो उस समय देखिए, उस समय जो ब्रिटिशर्स की एक्सपोर्ट्स की वैल्यू थी वो 7 करोड़ रुपए थी। 7 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स उन्होंने उस समय किए थे, 7 करोड़। और जो इंडियन की जो इंडस्ट्री, जो भारत में चल रही, जो लोकल इंडस्ट्री थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, पूरी तरह रूनिंग हो गई थी। और ब्रिटिशर्स धीरे धीरे फॉस्फरिंग होने लगे, धीरे धीरे पैसे वाले होने लगे। यह ऐसा लगने लगा कि जो ब्रिटिशर्स ने अब ऐसा करने लगे, ब्रिटिशर्स अब क्या करने लगे, ब्रिटिशर्स अब क्लर्क्स बनने लगे, ब्रिटिशर्स अब क्लर्क्स को लाने लगे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए। 1835 आते आते जो लॉर्ड मैकाउ थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन हो जाए, एजुकेशन जो हमारे इंडिया में पहले क्या होता था, लोकल लैंग्वेज पढ़ाया जाता था, बट धीरे धीरे उन्होंने कहा कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को जनरेट किया, जहाँ पर कुछ इंटेलेक्चुअल्स, बहुत एजुकेनिस्टिस आके बैठे, उन्होंने ब्रिटिश राज के एविल चीज़ों को अंडरस्टूड, यानी ब्रिटिश राज के एविल चीज़ को समझा और फेलो इंडियंस को एजुकेट किया। देखिए, ब्रिटिशर्स हमें पढ़ाते थे, ये अच्छा नहीं करते थे। बहुत लोग कहेंगे सर ब्रिटिशर्स तो हमको पढ़ाते थे, वो तो एक अच्छा काम उन्होंने किया। नहीं, ब्रिटिशर्स इंडियंस को पढ़ाते इसीलिए थे क्योंकि वो उनकी काम करने के लिए लायक बन सके। ब्रिटिशर्स कितने थे, बहुत ही कम थे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा पूरे कंट्री में, उनमें के लिए क्या सिर्फ ब्रिटिशर्स कर सकते? नहीं। इसलिए उन्होंने बहुत सारे इंडियंस, फेलो इंडियंस को एजुकेट किया। उसके लिए उन्होंने कुछ इंटेलेक्चुअल्स को हायर किया जो कि ब्रिटिशर्स की इस चालाकी को समझते थे, और उन्होंने इंडियंस को पढ़ाया, जो कि अच्छी बात नहीं थी। अपने काम के लिए वो पढ़ा रहे थे, ना कि हमारे फायदे के लिए। 1856 आते आते इंडिया हैड बिकम ए फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिटिश कॉलोनी। 1856 आते आते इंडियन के ऊपर ब्रिटिश कॉलोनी का पूरी तरह से काबू हो चुका था। जो ऑपरेशन था, जो सेपरेशन था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थी, जो अत्याचार थे, वो अपने पीक पर थे। इससे क्या हुआ, एक रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट इन 1855 में जो सांतालस कम्युनिटी के लोग, उन्होंने रिवेल किया, उन्होंने रिवॉल्यूशन लाना शुरू किया, उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश को मार दिया और ब्रिटिश के चाकर को ही मार लिया, यानी सर्वेंट्स को। 1857 आते आते ये केस आपको याद है, 1857 वाला केस, व्हेन द पीपल रिवेल, याद है? चैप्टर 5 हिस्ट्री, व्हेन द पीपल रिवेल, 1857 एंड आफ्टर। अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा तो यहाँ समझ लो। 1857 आते आते एक फर्स्ट सिपाही जो थे, फर्स्ट सिपोही यानी सिपाही, म्यूटिन, एक फर्स्ट सिपोही म्यूटिन जिनका नाम था मंगल पांडे, जिन्होंने एक्सक्यूशन को शुरुआत की। ये एक ऐसे मंगल पांडे थे, मंगल पांडे ने किसको मारा था? बैरकपुर में एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था, जिससे कारण क्या हुआ, मंगल पांडे को ही मार दिया गया। जिससे कारण क्या, जो अलग सिपोइस थे अलग रेजिमेंट्स के, उन्होंने हड़ताल करना शुरू किया। वो मार्च करने लगे दिल्ली से, स्लोगन चिल्लाते चिल्लाते हमें आज़ादी दो, इस प्रकार के स्लोगन चिल्लाते चलाते वो कहाँ पहुँचे, वो इन द फ्लेवर, वो कहाँ पहुँचे, ए स्लोगन्स इन शाउटिंग ऑफ द फेवर ऑफ बहादुर शाह जफर। जो बहादुर शाह जफर थे वो लास्ट मुगल एम्पायर थे, उनको जेल में डाल दिया गया था, और उनके फेवर में लोग नारा चिल्लाते चिल्लाते उनके सपोर्ट में आ रहे थे लोग। और मंगल पांडे का जो केस था, जिसने इस ज्वाला में थोड़ा सा चिंगारी लगा दिया। जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने भी इस मूवमेंट्स को ज्वाइन किया। जो पीपल सर्कुलेटेड चपातीज़ विद द मैसेज, लोग चपातीज़ को सर्कुलेट करते थे अपने नेटिव रूलर के साथ, उनको कहते थे कि हमें आपकी हेल्प चाहिए। एक लोटस फ्लावर को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया इंडियन सोल्जर्स के अमोंग। बहुत सारे रूलर्स थे, बहुत सारे लोग लीडर्स बने। जैसे कि ये लीडर्स जो थे, इन लीडर्स का जो नाम है, ये लीडर्स
क्या है, जो लीडर्स के नाम सभी हम लेंगे, ये देखिए हम उसमें रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उसमें रिकॉर्डिंग करते करते क्या हुआ भाई साहब, हम रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गए थे और वीडियो रिकॉर्डिंग होते जा रही थी। और फिर से क्या हुआ, जब हम फिर से रिकॉर्डिंग करने गए तो उसमें क्या हुआ, उस ऐप में सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आने लगी। तो भाई हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं जो रिमेनिंग पोर्शन था आपके जो चैप्टर में। देखिए बहुत सारे रूलर्स आने लगे, जिसके हजरत महल ऑफ लखनऊ, मालवी हमादुल्ला ऑफ द फरीदाबाद, तातिया टोपे, पेशवा नाना साहेब ऑफ मराठा एम्पायर, कुंवर सिंह ऑफ बिहार, इन्होंने सभी इस रिवॉल्ट को ज्वाइन किया। और इसी प्रकार से जो इंडियन का स्ट्रगल है बिगनिंग हुआ धीरे धीरे, और जो यहीं आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इन्होंने ज्वाइन किया, इस प्रकार से चैप्टर आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बिगिनिंग होता है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत होती है यहाँ से। क्लियर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से। और इसके बाद आपको कहाँ पढ़ेंगे, अगर आपको जानना है इसके बाद क्या, तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे इसके बारे में। और इस चैप्टर का कंक्लूजन एक लिखा गया, इस चैप्टर का कंक्लूजन यह है कि द चैप्टर टीचेस दैट द यूनाइटेड वी स्टैंड, द डिवाइडेड वी फुल। अगर आप एकता होकर रहोगे तो आप खड़े रह सकते हो, यानी आप टैकल कर सकते हो। अगर हम एकता ही रखें, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और अगर डिवाइड हो गए, अगर आप बटे हुए हो गए तो आप गिर सकते हो। अगर आप अगर एक जगह यूनाइटेड होकर रहे तो आप खड़े रहोगे, अगर आप डिवाइड हो गए तो आप फॉल कर सकते हो। द डिवाइडेड वी फॉल, ये बहुत अच्छी लाइन है। ये चैप्टर में और क्या सिखाता है, आप किसी भी चीज़ में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, किसी भी चीज़ में आप जो करते हो उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो उस चीज़ को आपको ऑर्गेनाइज्ड करने वे में करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज्ड यानी अच्छी तरीके, इस चीज़ को आप पढ़ाई में यूज़ कर सकते हो। अगर आप किस चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे से पढ़ो, तभी वो पढ़ाई आपसे होगी। क्लियर है। और ये चैप्टर भी हम कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।